गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके लिए 1 अक्टूबर 2021 की जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आज 1 अक्टूबर है तो 1 अक्टूबर के दिन विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसके हमारे ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस। तो दोस्तों 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस मनाया जाता है। हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। सबसे पहले हम दोनों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर ले? अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। कॉफी दिवस, जो सबसे पहले कॉफी दिवस मनाया गया था फर्स्ट टाइम, वो कब मनाया गया था? 2015 में। कहां पे मनाया गया था? इटली में। इटली के कौन से शहर में? मिलान। इटली के मिलान शहर में सबसे पहले कॉफी डे सेलिब्रेट किया गया था। 2015 में सेलिब्रेट किया गया था। और जो कॉफी की खोज की थी, कॉफी की जो खोज की थी वो कहां पे हुई थी? कॉफी की खोज इथोपिया। इथोपिया कहां पे हुई थी? इथोपिया। किसने की थी? एक बकरी चरवाया था। कौन था? बकरी चरवाया। एक बकरी चरवाहे ने खोज की थी। किसने? बकरी चरवाहे। उनका नाम क्या है बकरी चरवाहे का? काल्दी। इन्होंने सबसे पहले कॉफी बीन्स की खोज की थी। सबसे पहले कॉफी बीन्स की खोज कहां पे हुई थी? इथोपिया में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? बकरी चरवाहे काल्दी के द्वारा कॉफी के जो बीन्स है उनकी खोज की गई थी। अब कॉफी से रिलेटेड भारत का क्या हिसाब किताब है तो वो देख लेते हैं। भारत जो है, भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। कौन से नंबर में? 6वां। विश्व का कौन सा? छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत कॉफी का। भारत विश्व के कुल जितनी भी कॉफी बनती है पूरे विश्व में, उसका भारत में कितना उत्पादन होता है? उसका 4% उत्पादन कहां से आता होता है? भारत पर। भारत में उत्पादन होता है। इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी कॉफी मिलता है? 71% जो कॉफी है इंडिया की वो कहां पे होती है? कर्नाटक। इसके बाद जो 21% है वो होती है केरल में, और 5% जो है वो होती है तमिलनाडु में। और बाकी थोड़ी थोड़ी दो तीन राज्य और है उनके अंदर होती है। तो भारत के जो सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक राज्य कौन हो गया? कर्नाटक हो गया। उसके बाद किसका नंबर आता है? केरल का नंबर आता है। फिर यहाँ पे तमिलनाडु आता है। कॉफी दिवस के बारे में हमें पूरी जानकारी ले ली है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको मिटा लेता हूं मैं। अब अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या नाम है, सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस वो मनाया गया था, वो मनाया गया था 1 अक्टूबर 1991 में। कब मनाया गया था? 1 अक्टूबर 1991 में। 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 45/106 में दर्ज किए के अनुसार 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्ति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के लिए मतदान किया था। ये मतदान कब हुआ था? 14 दिसंबर 1990 में यूएन ने मतदान करवाया था। किसके लिए? 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने के लिए, जिसमें लोगों ने अपने मत में वोटिंग की, जिसकी वजह से अगले साल से यानी कि 1991 से 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाने लगा। और उस जब से लेके आज तक ये 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मिशन शक्ति चरण 3, कौन सा मिशन? मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। कौन से कार्यक्रम में? निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो वो किस शहर में वो शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, हमीरपुर, नोएडा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है बी, लखनऊ। हाँ जी,
उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3, कौन से मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके अंदर क्या होगा, मिशन शक्ति अभियान के तहत यूपी में महिला पिंक बूथ स्थापित किए जाएंगे। यूपी में क्या करे जाएंगे, महिला पिंक बूथ, यहां पे महिला पिंक बूथ स्थापित किए जाएंगे यूपी में। प्रदेश के सभी थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क स्थापित होगा। और क्या होगा, हेल्प डेस्क, सभी पुलिस स्टेशन में हेल्प डेस्क होगा महिलाओं के लिए अलग से, ठीक है। और अब थोड़ा सा यूपी के बारे में जान ले, उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, यूपी के बारे में थोड़ा सा हम पता कर लेते। इसकी राजधानी ये लखनऊ ही, इसके यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ, यहाँ की कैपिटल क्या है, लखनऊ। जो यूपी का जो सबसे बड़ा शहर है उसका क्या नाम है, सबसे बड़ा शहर होगा यूपी का कानपुर। कौन सा हो गया, कानपुर। कानपुर यूपी का सबसे बड़ा शहर है। और जो यूपी का गठन हुआ था, यानी कि जो यूपी की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना हुई थी। यहाँ के राज्यपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री तो आपको पता लगी होगी, योगी आदित्यनाथ जी। और जो कि राज्यपाल है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, राज्यपाल, यूपी के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल जी, हाँ जी। लखनऊ में कौन सा निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत महिला पिंक बूथ स्थापित किए जाएंगे यूपी में, वहां जगह जगह पे। और पुलिस स्टेशन में हेल्प डेस्क बनाया जाएगा महिला के लिए अलग से। और यूपी के बारे में, यूपी की जो कैपिटल है वो लखनऊ है, वहाँ का सबसे बड़ा शहर कानपुर है यूपी का। और जो यूपी का गठन यानी कि स्थापना हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। वहाँ के राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल जी, और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम आप सबको पता होगी, योगी आदित्यनाथ है, जो बीजेपी पार्टी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, इसके ऑप्शन है यहाँ पर इसरो, डीआरडीओ, नासा या ईसा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन है, आंसर है यहाँ पे सी, नासा। हाँ जी, नासा। नासा निम्स में नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया, नासा ने, NASA, नासा। हमने अभी तक इसका नाम नासा सुना है सबने, लेकिन अभी मेरे ख्याल से कुछ लोगों को इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी नहीं पता होगा, तो मैं आज इसकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूं। एन से नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, हाल ही में शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 लॉन्च किया है, जो कि लैंडसैट 8 के साथ हर दिन 8 दिन में पूरी पृथ्वी की तस्वीरें लेकर क्या करेगा, 8 लैंडसैट जो 8 था, ये लैंडसैट 9 लॉन्च किया, तो लैंडसैट 8 है, उसके साथ 8 दिन में पूरी पृथ्वी की तस्वीरें लगाओ, पूरी पृथ्वी की तस्वीरें, पूरी पृथ्वी की तस्वीरें लेगा। इससे हमारे ग्रह की सेहत पर निगरानी रखेगा, जो हमारे ग्रह है उसकी ग्रह है उसकी सेहत पर निगरानी रखेगा कि ग्रह को किसी चीज से खतरा तो नहीं है। नासा ने छोटे सैटेलाइट की भी लॉन्चिंग की है, उसने छोटे सैटेलाइट की भी लॉन्चिंग की है। वर्तमान में हमारी पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभाव को झेल रही है, जो हमारी पृथ्वी है वो जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभाव को देख रही है। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे मौसम का चेंजेस कितने ज्यादा हो रहे हैं, बिन मौसम बारिश हो रही है कभी कभी जगह पे, तो पृथ्वी जो है हमारी वो जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभाव को झेल रही है।
और आगे मैंने आपको बताया जो नासा है उसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो नासा की जो स्थापना हुई थी, जो नासा की स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 जुलाई 1958 में। कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी? जो 29 जुलाई 1958 में। जो इसका मुख्यालय है यानी कि हेड क्वार्टर है जो इसका, वो है वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी। इसके जो अमेरिका के प्रेसिडेंट सबको पता होगी आपको, तो जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है? राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है केरल, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है डी, उत्तराखंड। हाँ जी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, कहां पर? नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी क्षेत्र में, कहां पे? वहां पे हल्द्वानी, हल्द्वानी क्षेत्र में विकसित राज्य के पहले पामेटैम का उत्तराखंड वन विभाग ने उद्घाटन किया है। किसने किया? उत्तराखंड के वन विभाग ने वहां का उद्घाटन किया है। ये पामेटैम उत्तर भारत में सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, उत्तर भारत में सबसे बड़ा पामेटैम है, जिसमें ताड़ की 110 प्रजातियां शामिल है। ताड़ की कितनी प्रजाति यहाँ पे शामिल है? ताड़ की 110 प्रजातियां। कितनी? 110 प्रजातियां, ताड़ की 110 प्रजातियां यहाँ पे शामिल है। इसे 3 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया गया। कितने? 3 एकड़ के क्षेत्र में इस पाम टेम को स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे कहां पे स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कौन है सीएम यहाँ के? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है। और यहाँ की जो राजधानी है वो है, राजधानी यानी कि कैपिटल है यहाँ की देहरादून। क्या है यहाँ की कैपिटल? देहरादून। यहाँ की कैपिटल क्या है? देहरादून। और जो कि हमने सीएम पता कर लिया पुष्कर सिंह धामी जी, कैपिटल हमें पता लगी देहरादून है। अब इसके हम राज्यपाल यानी कि यहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। और ये का उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, यानी कि उत्तराखंड राज्य कब बना था? इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 में। 9 नवंबर 2000। हाँ जी, जो उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो हुआ था 9 नवंबर 2000 में। वहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी है, कैपिटल देहरादून है। वहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। जो पाम टेम का उद्घाटन किया गया था वो कहाँ हुआ? उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में उद्घाटन किया गया। ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा पाम टेम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में कैंसर के मामलों पर डेटा प्रदान करने वाली अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्री की रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किसने भारत में कैंसर के मामलों पर डेटा प्रदान करने वाली अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्वास्थ्य मंत्रालय या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है बी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हाँ जी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में भारत में कैंसर के मामलों पर डेटा प्रदान करने वाली अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट जारी की है, जिसे आईसीएमआर राष्ट्रीय रोग सूचना विभाग और अनुसंधान केंद्र बेंगलोर द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया? आईसीएमआर राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र बेंगलोर द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में सशक्त विवाद निवारण तंत्र के गठन को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के यहाँ पे ऑप्शन है पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, आर के सिंह, हरदीप सिंह पुरी। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है आर के सिंह। हाँ जी, आर के सिंह। केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह ने हाल ही में सशक्त विवाद निवारण तंत्र के गठन को मंजूरी दे दिया, जिसका उद्देश्य क्या होगा, जल विद्युत परियोजना का निर्माण अनुबंधों में विवाद का समाधान समय पर करना है। जो जल विद्युत परियोजना का जो भी विवाद हो रहा है उसको जो विवाद का समाधान करना है वो समय पर करना है, जो कि जिसके कारण वो परियोजना या तो पूरी हो सके या उसे हटाना हो तो हटा सकते हैं, टाइम से वो पूरा समाधान उसका करना है। इसमें समय और पैसे दोनों की बर्बादी बचेगी। इससे क्या होगा, जो समय लग रहा है इसमें एक्स्ट्रा लग रहा है, जो पैसे लग रहे हैं वो दोनों की बर्बादी वहां पे बचेगी। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड की 41 फैक्ट्रियों को कितनी नई कॉर्पोरेट इकाइयों में बांटने की घोषणा की है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के यहाँ पे ऑप्शन है 3, 5, 7 या 8। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है सी 7। हाँ जी, केंद्र सरकार ने हाल ही में आयुध निर्माण बोर्ड की जो 41 फैक्ट्रियां है, कितनी फैक्ट्रियां है वहां पे, टोटल कितनी फैक्ट्रियां है, आयुध निर्माण बोर्ड की कितनी 41 फैक्ट्रियां, उसमें से किसको बांटने का उन्होंने 7 नई कॉर्पोरेट इकाइयों में बांटने की घोषणा की। इसको जो 41 फैक्ट्री है इनको 7 नई कॉर्पोरेट इकाइयों में बांट दिया जाएगा। ये बोर्ड देश में हथियारों और सैन्य उपकरण की प्रमुख उत्पादक है। ये बोर्ड क्या करते हैं, जो देश में हथियारों और सैन्य जो यानी कि जो सैनिकों को उपकरण चाहिए, हमारे सैनिकों जो फौज पे हैं हमारे लोगों, उनको जो उपकरण चाहिए उनके प्रमुख उत्पादक है। यही इनके द्वारा भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, उनका हथियार बनाया जाता है, उनके जो भी उनको लड़ाई के लिए जो भी चीजें चाहिए, रहने के लिए जो भी चीजें चाहिए, उनको सब चीज यहीं से बन के जाता है उनका। आयुध निर्माण बोर्ड के निगमीकरण से आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार होगा। स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार होगा। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, इनमें से किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू की है। अखिल भारतीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू की है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, खेल मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है यहाँ पे सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया यहाँ पे सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन, भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन की शुरू किया, जिसका टोल फ्री नंबर क्या है, इसका टोल फ्री में नंबर मैं आपको बता देता हूँ। अखिल भारतीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन है, जो उसका टोल फ्री नंबर है वो है 14567। क्या है, 14567। ये वरिष्ठ नागरिकों को उनके सामने आने वाली चुनौती और समस्याओं का क्या करेगी, निपटारा करेगी, उनकी जो हेल्प करेगी, जो उनके सामने चुनौती आने वाली है या समस्या है उनका निपटारा करेगी। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, किस राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किस राज्य की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है दिल्ली, पंजाब, बिहार या गुजरात। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, पंजाब। हाँ जी, पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में बवाल हुआ, उसमें क्या हुआ है, बवाल हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर हर किसी को चौंका दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा किसको सौंपा, जो कांग्रेस की अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनको अपना इस्तीफा इन्होंने सौंपा। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड, हरियाणा। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है डी, हरियाणा। हाँ जी, हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में क्या हुआ है, जो गुटखा या पान मसाला सब पे 1 साल से प्रतिबंध लगा हुआ था, अब इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। गुटखा और पान मसाले के निर्माण, भंडारण और वितरण पर 1 साल के लिए पाबंदी रहेगी। ये आदेश राज्य के सभी जिला आयुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन, सभी पदविहित अधिकारियों व सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जारी किए गए। अब 7 सितंबर 2021 से 7
सितंबर 2022 तक हरियाणा राज्य के किसी खाद्य उत्पाद में संगठन में रूप में तंबाकू व निकोटीन यानी कि गुटखा, पान मसाला के निर्माण, भंडार, वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।